था। अचानक बिना किसी को भनक लगे कश्मीर घाटी में 38,000 नए फौजी उतार दिए जाते हैं। जो अमरनाथ यात्रा चल रही थी उसे तुरंत रोक दिया जाता है। रातों रात मोबाइल के नेटवर्क उड़ जाते हैं, इंटरनेट पूरी तरह से बंद। कश्मीर के जो सबसे पावरफुल नेता थे वो अपने ही घरों में कैद कर लिए जाते हैं। पूरा देश हैरान था कि आखिर कश्मीर में होने क्या वाला है। किसी को लग रहा था कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो कोई कुछ और ही सोच रहा था। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि असली खेल तो दिल्ली के एक बंद कमरे में सेट हो चुका है। 5 अगस्त की सुबह 11 बजे संसद में होम मिनिस्टर खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक फाइल थी, और जैसे ही वो फाइल खुलती है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 70 साल पुराना वो सिस्टम हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। आखिर उस दिन दिल्ली में ऐसा कौन सा लीगल गेम खेला गया? कैसे बिना कोई गोली चले वो ताला खोल दिया गया जिसकी चाबी 60 साल पहले ही गायब हो चुकी थी? चलिए समझते हैं इस पूरे मिशन को एकदम आसान शब्दों में। इस रात की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा, करीब 70 साल पीछे। कश्मीर को हमेशा से धरती का स्वर्ग कहा गया है। वहां की वादियां, पहाड़ और झीलें किसी का भी मन मोह लेती हैं। लेकिन इस खूबसूरत सी जगह का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही उलझा हुआ और मुश्किलों से भरा रहा है। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। उस समय जम्मू और कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी। वहां पर डोगरा राजवंश का शासन था। 1925 के आसपास महाराजा हरि सिंह वहां के राजा बने थे। अब यहाँ एक बहुत ही अलग तरह की सिचुएशन थी। राजा डोगरा राजवंश के थे, जो कि एक हिंदू परिवार था, लेकिन वहां की जो ज्यादातर जनता थी वो मुस्लिम थी। बस यही से कश्मीर में एक ऐसा बैलेंस बिगड़ा जिसने आगे चलकर राजनीति में बहुत सारी टेंशन को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीता, 1930 के दशक में कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसे कुछ नए नेता उभर कर सामने आए। उन्होंने वहां के सिस्टम में बदलाव की मांग शुरू कर दी। जनता सड़कों पर उतरने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि उन नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। कश्मीर की जो राजनीति थी वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डगमगाने लगी थी। फिर साल आया 1947। ये वो साल था जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी मिला, बंटवारा। भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश दुनिया के नक्शे पर आ गए। अब जो रियासतें थीं, जहां राजाओं का राज्य था, उनको अंग्रेजों ने एक छूट दी। उनसे कहा गया कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो भारत के साथ मिल जाओ या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाओ। महाराजा हरि सिंह इस मामले में बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने तुरंत कोई भी फैसला नहीं लिया। उनका प्लान कुछ और ही था। वो चाहते थे कि कश्मीर ना भारत में जाए और ना पाकिस्तान में। वो कश्मीर को एकदम आज़ाद देश बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने महाराजा के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की नीयत में खोट था। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे कबीलाई लड़ाकों और हथियारबंद लोगों ने अचानक से कश्मीर पर हमला बोल दिया। वो लोग लूटपाट करते हुए अंदर घुसते जा रहे थे। देखते ही देखते हमलावर बारामूला तक पहुंच गए। श्रीनगर खतरे में आ गया था। ऐसे इमरजेंसी वाले समय में महाराजा हरि सिंह को कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने तुरंत भारत से मदद मांगी। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि वो अपनी सेना भेजकर कश्मीर को बचाए। लेकिन भारत की तरफ से यह बात साफ कर दी गई कि हम अपनी सेना तभी वहां भेज सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन जाए। महाराजा के पास और कोई चारा नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत ही जरूरी कागज पर साइन किए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि अब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया है। जैसे ही ये साइन हुए, भारत की सेना ने तुरंत एक्शन लिया। इंडियन आर्मी के जवान कश्मीर पहुंचे और उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन सारे हमलावरों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इसी बीच दिल्ली में एक फैसला लिया गया। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के इस पूरे मामले को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में लेकर चले गए। यूएन ने बीच बचाव किया और सीज फायर करवा दिया, मतलब लड़ाई रोक दी गई। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ। उस समय तक पाकिस्तान ने कश्मीर के जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, वो हिस्सा उनके ही पास रह गया। उसी हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके कहते हैं। यूएन ने कहा था कि वहां की जनता से वोटिंग करवाकर फैसला किया जाएगा, लेकिन उसकी शर्त थी कि पहले पाकिस्तान को अपनी सेना हटानी होगी। पाकिस्तान ने अपनी सेना कभी नहीं हटाई, इसलिए वो वोटिंग कभी हो ही नहीं पाई और कश्मीर का वो मुद्दा वही अटक कर रह गया।
अब आते हैं उस चीज पर जिसने कश्मीर को बाकी भारत से एकदम अलग बना दिया था। साल 1949 में जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, तब कश्मीर के उस समय के जो हालात थे, उनको देखते हुए कुछ समय के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इसी व्यवस्था का नाम था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत यह तय हुआ कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में सिर्फ तीन ही चीजों पर अपना कानून बना सकती है: डिफेंस, रक्षा, विदेशी मामले और कम्युनिकेशंस। इन तीन चीजों को छोड़कर अगर केंद्र सरकार को कोई भी और कानून कश्मीर में लागू करना है, तो उसके लिए वहां की राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें सबसे पेचीदा बात यह थी कि आर्टिकल 370 को अगर कभी हटाना हो, तो उसके लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की मंजूरी चाहिए होगी। लेकिन 1957 में वो संविधान सभा ही भंग कर दी गई। मतलब जो ताला लगा था, उसकी चाबी ही गायब हो गई। इसके बाद तो ये मान लिया गया कि अब आर्टिकल 370 को हटाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अगले 60 सालों तक कोई भी सरकार इसे हटा नहीं पाई। कई नेता खुलेआम कहते थे कि इसे हटाना तो एकदम इम्पॉसिबल है। बात सिर्फ आर्टिकल 370 तक ही नहीं रुकी। इसके बाद एक और चीज आई, आर्टिकल 35 से। 1952 में दिल्ली में एक एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को कुछ और स्पेशल राइट्स मिल गए। उनका अपना एक अलग झंडा हो गया। फिर 1954 में राष्ट्रपति के एक आर्डर के जरिए संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ दिया गया। इस कानून ने तय किया कि कश्मीर का परमानेंट निवासी कौन होगा। इसके हिसाब से सिर्फ वही लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे या सरकारी नौकरी पा सकते थे जो वहां के परमानेंट निवासी माने जाते थे। भारत के दूसरे राज्य के लोग कश्मीर में जाकर ना तो जमीन खरीद सकते थे और ना ही वहां सेटल हो सकते थे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत ही गंदी चाल चली। उसने कश्मीर में छिपकर लड़ाई शुरू करवा दी। पाकिस्तान वहां के कुछ लोगों को भड़काने लगा, उन्हें ट्रेनिंग देने लगा और पैसा भेजने लगा। 1990 आते आते हालात इतने हिंसक हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर रातों रात वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। कश्मीर में जो टूरिज्म था, वो एकदम खत्म हो गया। विकास के काम रुक गए। वहां के जो नौजवान थे, वो गलत रास्तों पर जाने लगे। दिल्ली की सरकारें बस किसी तरह मामले को शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन आर्टिकल 370 को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। चीजें सालों तक ऐसे ही चलती रही। फिर आया साल 2014। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनते ही पहली बार ऐसा हुआ कि आर्टिकल 370 का मुद्दा देश की राजनीति के सेंटर में आ गया। बीजेपी पार्टी ने चुनाव के समय जनता से यह वादा भी किया था कि वो इस पर दोबारा विचार करेंगे। उसी साल 2014 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए। बीजेपी ने 25 सीटें जीत ली। पीडीपी नाम की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीडीपी ने आपस में हाथ मिला लिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के सीएम बने और उनके बाद महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। लेकिन दोनों पार्टियों की सोच एकदम अलग थी। 2016 में कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पूरी घाटी में बहुत ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। 19 जून 2018 को आखिरकार बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सरकार गिर गई। जब सरकार गिरती है तो कश्मीर में गवर्नर रूल लगा दिया गया। उस समय वहां के जो गवर्नर थे, उनका नाम सत्यपाल मलिक था। अब राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। पूरा का पूरा राज्य गवर्नर के आदेश पर चलने लगा। अब सारा फोकस दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार कानून के जानकारों के साथ बैठकर लीगल रास्ता तलाश रहे थे। एक ही सवाल सबसे बड़ा था, क्या इस आर्टिकल 370 को कानूनी तरीके से हटाने का कोई रास्ता अब भी बचा है? 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो गया। इसका मतलब यह था कि अब जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा थी, वो पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। अब कश्मीर के लिए फैसले लेने की जितनी भी पावर थी, वो सीधे भारत की पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी। ये एक ऐसा सिचुएशन था जो बहुत कम देखने को मिलता है। इसी मौके ने दिल्ली को एक नया लीगल ऑप्शन दे दिया। एक्सपर्ट्स ने सरकार को बताया कि चूंकि अब वहां राज्य की विधानसभा नहीं है और उसकी पावर संसद के पास है, तो भारत की संसद वो फैसला ले सकती है जो अब तक
कश्मीर की विधानसभा को लेना था। बस यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सारा रास्ता साफ कर दिया। प्लान रेडी था। 2019 में कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई। कश्मीर में 38,000 एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। कम्युनिकेशन सर्विसेज शट डाउन कर दी गई। 4 अगस्त को कश्मीर के जितने भी बड़े नेता थे उन सब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूरा कश्मीर पूरी तरह से कंट्रोल में था। लोगों को लगने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 5 अगस्त 2019 की सुबह आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर सीओ 272 जारी किया। इस आर्डर में एक बहुत ही चालाकी भरा बदलाव किया गया। नियम जोड़कर यह कहा गया कि आर्टिकल 370 में जहां राज्य की संविधान सभा लिखा हुआ है, उसका मतलब अब राज्य की विधानसभा माना जाएगा। और क्योंकि उस समय कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, तो राज्य की विधानसभा की सारी ताकत दिल्ली की पार्लियामेंट के पास थी। मतलब जो ताला 70 सालों से बंद था, उसकी चाबी पार्लियामेंट के पास आ चुकी थी। 5 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा का सेशन चल रहा था। होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े हुए। उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में जम्मू और कश्मीर का फ्यूचर लिखा था। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया आर्टिकल 370 को समाप्त करने का। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 35A को भी रिमूव करने का नोटिफिकेशन रख दिया। और फिर जम्मू और कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल टेबल पर रखा। इस बिल में लिखा था कि जम्मू और कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग हुई और 125 एमपी इसके सपोर्ट में थे। अगले दिन लोकसभा में भी 351 एमपी ने इसे सपोर्ट किया और बिल पास हो गया। उसी पल भारत की पार्लियामेंट ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जो 70 साल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। दोनों जगह से अप्रूवल के बाद आर्टिकल 370 का काम खत्म हो चुका था। नया सवेरा 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। आर्टिकल 370 के सभी नियम टर्मिनेट कर दिए गए। आर्टिकल 35A रिमूव हो गया और पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। स्टेट को रिओर्गेनाइज करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। सालों तक कहा जाता रहा कि आर्टिकल 370 कभी नहीं हटेगा, लेकिन जब सालों की प्लानिंग, स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल एक साथ आए तो इतिहास बदल गया। 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट ने जब आर्टिकल 370 हटा दिया तो कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत की राजनीति और कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल